हेलो एवरीवन। करंट विशेषांक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एक क्षेत्रीय समूह की, जो कि मूलतः आप इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स 5 अलग अलग देशों का एक ऐसा समूह है जिसकी कोई एक, अगर हम कहें कि एक संगठन के रूप में किसी प्रकार का मुख्यालय, चार चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन ब्रिक्स समूह के 5 अलग अलग देशों के वैश्विक स्तर पर इनकी छाप को अगर हम देखें तो ये पूरे विश्व में वर्तमान समय की आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक परिस्थितियों को, पॉलिसीज को, रणनीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में इनकी 12वीं यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन का आभासी तरीके से, वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स को लेकर कुछ अपने वक्तव्य रखे गए। साथ ही हाल फिलहाल की जो कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा और भारत चाइना जैसे स्थितियों को लेकर, दक्षिण चीन सागर जैसे विवादों को लेकर, आतंकवाद जैसे कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने विचारों को रखा। इसके साथ यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ब्रिक्स एक संगठन के रूप में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसका क्या महत्व है और किस तरीके के लाभ यहाँ पर भारत को देखने को इसमें मिलते हैं। तो चलिए आज के अपने इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 12वां ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन अर्थात वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। आयोजन 17 नवंबर 2020 को हुआ। इस बार की जो 12वीं आपकी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसकी जो अध्यक्षता की रूस के द्वारा की गई है, जो कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका यहाँ पर आयोजन किया। इस बार की जो थीम रही, कई बार के क्वेश्चन आपको थीम आधारित भी होते हैं, आपके आने वाले प्रश्नों में इनसे पूछे जाते हैं, तो थीम को समझ लीजिएगा। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन का जो थीम था, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए भागीदारी। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किया गया और जिन वक्तव्यों और जिन विषयों पर यहाँ पे चर्चा की गई, वो भी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का योगदान होना चाहिए, वहां पर वो अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे हैं और इसी ओर यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे ध्यान दिलाया गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, उन संस्थानों में बहुपक्षीय तंत्र पर बल दिया जाए, अर्थात कि ये संस्थान किसी एक देश के द्वारा प्रायोजित रणनीतियों को फॉलो ना करें, बल्कि वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों में उसकी स्थितियों के लिहाज से सभी के लिए एक समान परिस्थितिगत यहाँ पर रणनीतियों का विकास करें। दूसरी चीज इन्होंने ये भी यहाँ पर ध्यान दिलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अगर प्रशासन की बात करें तो ये ना ही अपनी साख को बरकरार रख सके हैं, ना ही इनका प्रभाव पहले जैसा, अर्थात जब ये स्थापित किए गए थे उसके जैसा अब इनका प्रभाव रह गया है। इसी तहत यहाँ पर कुछ संस्थानों का उन्होंने नाम भी लिया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत लगातार प्रयास कर रहा है एक स्थायी सदस्यता, एक स्थायी सीट प्राप्त करने को लेकर। इसके साथ विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठनों में यहाँ पर सुधार की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर हम देखें तो भारत के द्वारा इन जो संगठन है, अगर हम देखें तो चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, ये यूरोपीय देशों और अमेरिका के पक्ष में यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 के इम्पैक्ट के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर चाइना का एक पक्ष लेते हुए दिखाया गया, वहाँ पर भी ये सही तरीके से कार्य करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लगातार अपनी स्थापना के पश्चात से जिस तरीके से अलग अलग देशों के, अलग अलग महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो इन सभी संदर्भों से इन जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनको कहीं ना कहीं इनमें परिवर्तन की बात सही है। दूसरा, उन्होंने आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। आतंकवाद को लेकर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के इम्पैक्ट ने भी आतंकवाद जैसे मुद्दों को यहाँ पर कम करने या खत्म करने के में वो नाकाफी साबित रहा। कई ऐसे भी मुद्दे देखने को मिले, चाहे वो भारत में अगर देखा जाए, फ्रांस हो, या फिर आपको कई अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रही हैं। इस ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो आतंकवाद है और इसके लिए जरूरी है कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में मिलकर एक बेहतर कार्यान्वयन नीतियों को लेकर कार्य करें। यहीं पर उन्होंने बात की कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति को यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया है, जिसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि सभी देशों की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के द्वारा यहाँ पर मिलकर बैठकर इस क्षेत्र में एक काउंटर टेररिज्म संगठन या कह सकते हैं ग्रुप बनाए जाने की आवश्यकता है, या उससे संबंधित रणनीतियों को विकसित करना जरूरी है, ताकि यहाँ पर आतंकवाद के वित्त पोषण और वहां पर उसके के कारण जो समस्याग्रस्त स्थितियां हो रही हैं, जो भय और डर का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, उसको भी यहाँ पर समाप्त किया जा सके, उसको संतुलित किया जा सके और खत्म किया जा सके।
तीसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी उन्होंने अपनी बात रखी। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्होंने बात रखने से पूर्व कुछ बातों को कुछ तथ्यों, कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो संगठन है, वो जो समूह है, वो टोटल विश्व की जनसंख्या का 42% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में हम इन्हें देखते हैं। खासकर भारत, चीन और ब्राजील जैसे जो देश हैं वो अपने अपने देशों, अपने और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था है और कोविड-19 का जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है अर्थव्यवस्था में, उसको बाहर निकालने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए और आर्थिक समृद्धि को वापस से प्राप्त करने के लिए इन देशों का प्रतिनिधित्व, इन देशों का नेतृत्व बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर वहां पर ब्रिक्स के अंतर्गत कुछ बेहतर कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था को विकसित करना और साथ ही साथ कुछ समझौतों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। जैसे उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के मध्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देने का विचार एक उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके लिए ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, कस्टम कोऑपरेशन के माध्यम से यहां पर वैश्विक प्रभाव में ब्रिक्स देशों के संगठन और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के संदर्भ से उन्होंने अब बात रखी कि भारत किस तरीके से ब्रिक्स के साथ साथ वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को किस तरीके से प्रस्तुत करेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया गया है और इस अभियान के माध्यम से कोविड-19 के पश्चात किस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने आप को एक मजबूत योगदान देने में सक्षम बना सकता है, किस तरीके से वो अपने आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन में वृद्धि करेगा और ग्लोबल अपनी वैल्यू इकोनॉमी की भी उसमें वृद्धि लेकर आएगा। और इसके कारण से आत्मनिर्भर भारत, यदि भारत यहाँ पर पहले से ज्यादा बेहतर होगा, सक्षम होगा, तो वो विश्व के लिए भी यहाँ पर वो लाभदायक होगा। साथ ही इस ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत के द्वारा कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई, भारत यदि सक्षम बनता है तो वह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी अन्य देशों की सहायता कर सकता है और उनको आगे ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत ने एक और यहाँ पे प्रस्ताव रखा, एक और यहाँ पे बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 वैक्सीन, उपचार तथा जांच संबंधी जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वहां पर छूट प्रदान की जानी चाहिए, जिसके कारण क्योंकि कोविड-19 इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो उसको वैक्सीन को जिस तरीके से शोध और अनुसंधान चल रहा है, बड़े देशों के पास जिनके पास अच्छी पूंजी है वहां पर अनुसंधान शोध बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन सभी देशों के पास, गरीब, अल्पविकसित और विकासशील देशों के पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, अनुसंधान शोध में बहुत खर्च नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि वहां पर उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित होने के पश्चात उनको वहां पर या तो जो अनुसंधान हुआ है, जिस तरीके से बनाया गया जो फॉर्मूला है वो उनको साझा किया जाए, या फिर उन पर दवाइयां जो भी उनको पहुंचाई जाए वो सस्ते मूल्यों पर उनके साथ साझा की जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कॉपीराइट, पेटेंट जैसे मामले आते हैं उनमें यहां पर इस कोविड-19 के इंपैक्ट को ध्यान रखते हुए इस चीज को यहां पर छूट दी जानी चाहिए। और यहां पर इसका समर्थन भारत और दक्षिण अफ्रीका ने दोनों ने किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील, चीन और रूस से भी इसके बारे में बात कही है कि वो भी इसके संदर्भ में यहां पर अपना समर्थन दें। इसके अतिरिक्त भारत ने यह भी ध्यान दिलाया है कि भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान डिजिटल हेल्थ और पारंपरिक औषधि में सहयोग बढ़ाने हेतु कार्य करेगा। तो ये यहाँ पर हमने देखा जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन था, आभासी शिखर सम्मेलन, उसके दौरान भारत सरकार द्वारा किन किन चीज़ों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति या चर्चा की गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं ब्रिक्स के बारे में, जानते हैं तथ्यात्मक तौर पर इसका प्रारंभ कब से हुआ और इसका अपना क्या महत्व है। देखिए, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई और आरंभ में इसमें सिर्फ 4 सदस्य देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, और इस कारण से यहां पर इनको ब्रिक कहा जाता था, BRIC। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ रूस के येकतेरिनबर्ग में 2009 में हुआ और 2010 में यहां पर ये ब्रिक्स बना, जब इसमें साउथ अफ्रीका यहां पर जुड़ता है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में यहां पर ब्रिक्स में आकर जुड़ जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। पांचों यहां पे जो कंट्री हैं, 5 कंट्री इसमें शामिल हैं, वो नाम ध्यान रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो कि ब्रिक्स के समूह के संगठन के सदस्य हैं। संगठन की जो प्रकृति है, अर्थात किस तरीके से किन किन मुद्दों को ये ज्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने सम्मेलनों के दौरान, तो ये आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय सहकारी संगठन के रूप में ये कार्य करते हैं।
इसके अतिरिक्त 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था 2019 में हुआ, ब्राजील में हुआ था, और इसकी जो विषय वस्तु थी आर्थिक विकास एक अभिनव भविष्य के लिए, ये उसका थीम थी। इस बार की भी थीम ध्यान रखिएगा, 11वें की बात रखिएगा, कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि ब्रिक्स का महत्व क्यों है, यहां पर इसकी स्थापना क्यों की गई। ये 5 अलग अलग देशों का, ब्राजील की बात करें तो आपका लैटिन अमेरिकी देश है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का वहां पर कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करता है। वहीं रूस की बात करें तो वो यूरेशिया का महत्व है, और एशिया में अगर हम देखें तो भारत और चीन 2 बड़े देश हैं। तो देखा जाए अलग अलग देशों के, अलग अलग महाद्वीपों के यहाँ पर एक प्रतिनिधि आपस में मिलकर क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस अगर यहाँ पर देखें तो ब्रिक्स जो है तीव्र आर्थिक विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत होने का आवश्यकता के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपस में मिलते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि क्षेत्रीय सुरक्षा, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व में ब्रिक्स की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर हम देखें वर्तमान समय की स्थितियों में काफी तेजी से परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करने को लेकर अगर ये सब साथ में काम करें तो ये बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो आपका बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में परिवर्तनों की बात करते हैं, ऐसे परिवर्तन जो कि यहाँ पे पश्चिमी देशों का, अमेरिका का जिन संगठनों में प्रभुत्व है उसको वहाँ पे समाप्त करना। ऐसी स्थिति में इनका आपस में सहयोग स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रीय सुरक्षा और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के तौर पर ब्रिक्स अपनी एक बड़ी भूमिका को प्रस्तुत करता है। तीसरी बात जो यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि विकासशील देशों के कृषि और व्यापार हितों के लिए ब्रिक्स एक अग्रणी संगठन के रूप में कार्य करता है। अगर हम देखें ब्रिक्स के देशों की अर्थव्यवस्था को, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भारत है और चीन है, ब्राजील है, और ये तीनों ही विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और आगे चलकर ये बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया भी अच्छी खासी यहाँ पर इकोनॉमी रखता है, और दक्षिण अफ्रीका भी धीरे धीरे काफी डेवलप हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सुरक्षा सहयोग, खुफिया सूचना साझाकरण, निगरानी तंत्र को मजबूत कर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। जैसे कि इस बार के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काउंटर टेररिज्म रणनीति की यहाँ पर हमें आवश्यकता है, एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने महत्व के तौर पर ये देश आपस में मिल करके आतंकवाद जैसी प्रक्रिया को जो वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। खासकर भारत जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देश अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका में प्रभाव का भी लाभ उठा सकते हैं। अफ्रीका में अगर हम देखें तो जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका का विकास हुआ है, जिस तरीके से उसके पास प्राकृतिक खनिज हैं, वहाँ पर उनका उपयोग करके आप धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से अन्य देशों के तक पहुँच को सुनिश्चित कर सकते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के साथ अफ्रीका के अन्य देशों के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए वो एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है। भारत के संदर्भ से यदि हम बात करें ब्रिक्स के महत्व के साथ, भारत के भी अपने बहुत सारे व्यापारिक लाभ हैं जो ब्रिक्स देशों से के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये व्यापारिक लाभ भारत के लिए कैसे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका में महाद्वीप में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने, क्षेत्रीय आर्थिक मजबूती और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने में दक्षिण अफ्रीका की एक बड़ी भूमिका होगी। तो भारत में अगर भारत की बात करें, उसे अफ्रीका में अपनी एक मजबूत स्थिति को रखना है तो उसमें दक्षिण अफ्रीका एक सहयोग कर सकता है। सहयोग यहाँ पर एक साझा मंच के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे भी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है जिसमें भारत अफ्रीका के सभी देशों के साथ साझाकरण करता है, बातचीत करता है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मध्यस्थता की भूमिका दक्षिण अफ्रीका अदा कर सकता है, जिसके माध्यम से अफ्रीकी देश भारत के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के ओपन हो जाने से भारत के लिए एक बड़ी मात्रा में निवेश के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे और अपने लिए साथ साथ बाजार की भी उपस्थिति होगी। आत्मनिर्भर भारत के पश्चात यदि भारत यहाँ पर अपने उत्पादन को बढ़ाता है तो उसके लिए बड़े मार्केट चाहिए होंगे जहां उसको वो खपत कर सके, और अफ्रीका एक ऐसे बड़े मार्केट के रूप में भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रिक्स देशों के लिए एफडीआई के लिए चीन एक बड़ा स्रोत है, जहां पर अच्छी खासी, क्योंकि बहुत ही तेजी से आपको अगर हम देखें तो आज को चाइना को अगर हम देखें तो उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में निवेशिक अवसर हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास ट्रिलियन रिजर्व डॉलर्स हैं जिसका वो निवेश कहीं ना कहीं करता है। तो यहाँ पर चीन के माध्यम से एफडीआई की पॉलिसी आपको भारत के साथ साथ ब्रिक्स देशों को प्राप्त हो सकती है।
तीसरा, अगर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में भारत के व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो ब्राजील की एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। भारत ब्राजील के सहयोग से न सिर्फ भारत को ब्राजील का बाजार मिलेगा, बल्कि ब्राजील के जुड़े होने के कारण लैटिन अमेरिकी देशों में, दक्षिण अमेरिकी देशों में वहां पर उसको पहुंच विकसित होगी। चाहे वो पैराग्वे हो, अर्जेंटीना हो, उरुग्वे हो, तो वहां पर उन देशों में चिली जैसे देश हैं, तो एक बाजार विकसित होगा जो अफ्रीका के थ्रू होते हुए दक्षिण अफ्रीका के अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक मार्गों को ओपन कर देगा। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देश दक्षिण दक्षिण सहयोग में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हो सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यापारिक प्रक्रियाओं को वहां पर विकसित किया जा सकता है, सामरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों के आर्थिक विकास और तकनीकी उत्थान में न्यू डेवलपमेंट की एक बड़ी भूमिका है, जो कि वित्त पोषण, अवसंरचनात्मक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक वित्तीय स्रोत का यहां पर आवंटन कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत बाकी के 4 ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहां पर लाभ सिर्फ भारत को ही नहीं है, बल्कि भारत जिस तरीके से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे केंद्र बिंदु बनने की ओर है, वो सिर्फ न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ब्रिक्स देशों के लिए भी एक बहुत ही बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में दिखाई देता है। निकट भविष्य में भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला बाजार बन जाएगा और वहां पर जितनी बड़ी जनसंख्या उतना ही बड़ा उपभोक्ता बाजार। और इस दृष्टिकोण से ब्रिक्स देशों को भी यहां पर फायदा है कि वो भारत के साथ मिलकर अपनी रणनीतिक व्यापारिक स्थितियों को पहले से मजबूत बनाएं। अन्य तथ्यों की यहां पर कुछ बात कर लेते हैं। ब्रिक्स देशों के मध्य अपनी आपसी सामंजस्य को, वार्तालाप को बेहतर बनाने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को यहां पर विकसित करने के लिए कुछ आयोजन किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के माध्यम से यहां पर ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, युवा वैज्ञानिक, युवा राजनयिकों की बैठकें संपन्न होती हैं। चलिए समापन से पूर्व हम ये भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि 2021 की जो यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, किसके द्वारा किया जाना है, कहाँ होना है। तो यहाँ पर देखिए 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 2006 में स्थापित हुआ था और 2021 में इसके 15 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस अवसर पर इसकी जो अध्यक्षता मिल रही है वो भारत करेगा। भारत 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो आज हमने यहाँ पर करंट विशेषांक सीरीज में ब्रिक्स के 12वें ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की, साथ ही इसके महत्व और संगठन के बारे में जानकारी ली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, कुछ नए विषयों, कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच।